Hello everyone, good evening ji. Welcome to Filler Form. I am Priyanka, your UGC NET Paper 2 faculty. गुड इवनिंग सभी को. ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी. ओके, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं. यूनिट 3 हमारा चल रहा है. किसी का कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए प्लीज. ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी. हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है. इंडिफरेंस कर्व सभी को समझ आ गया है क्या? कल हमने इंडिफरेंस कर्व किया था. सबको समझ आ गया इंडिफरेंस कर्व? और साथ में हमने कल प्रोडक्शन फंक्शन भी किया था. यस मैम, क्लियर. ओके, प्रियंका जी गुड इवनिंग. राहुल कुमार जी गुड इवनिंग. हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बता दो कैसा होता है. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप. मैम प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड वीडियो अपलोड नहीं हुआ है. प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड वीडियो मतलब अंकिता जी कौन सा? पेपर 1 करवाया था मैंने. अच्छा, प्रीवियस ईयर बोल रहे हो आप? क्या मतलब कॉन्वेक्स होता है? हाँ जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. और जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या टच करती है? जो लाइन होती है वो वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को टच करती है क्या? यस या नो में रिप्लाई करो. पूनम गिल जी गुड इवनिंग. नो, वेरी गुड. और जो आपका इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व होते हैं वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, या फिर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को? अच्छा, प्रीवियस क्लास की वीडियो, ठीक है. प्रीवियस क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हुई है? अच्छा, वो नहीं मुझे फिर पता. मेरे पास तो अपलोड हो चुकी है बिकॉज सेटिस्फेक्शन सेम होती है. हाँ जी, वेरी गुड प्रियंका जी. नहीं, जो टच नहीं करती वो इस कारण से टच नहीं करती है क्योंकि जो आपकी कॉमोडिटी होती है वो कभी भी ₹0 में नहीं होगी. ठीक है, मीन्स आप जीरो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे किसी भी चीज से, या फिर आप कभी भी किसी भी कॉमोडिटी का जीरो यूज नहीं करोगे. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इस तरह से यूज करोगे. जीरो का मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो वाई एक्सिस को आपके गुड वाई हो गया, ठीक है, और गुड एक्सिस हो गया, उसको टच नहीं करता. हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फेक्शन. हाँ जी, हाँ वो वाला दूसरा है. उसमें इंडिफरेंस कर्व आपके 2-3 टाइप के बनते हैं जहां पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे को. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब आपका नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या था हमारा फॉर्मूला? जल्दी से बता दो. जैसे कि हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का था उसी तरह का था प्रोडक्शन फंक्शन का भी. प्रोडक्शन का फॉर्मूला ये किया था हमने कल, इंडिफरेंस कर्व. और हाँ, ये सारी चीजें थी, बस इसमें एक चीज नहीं थी जो शायद मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट वाला है यहाँ पे.
ठीक है, वाई एक्सिस को, बाकी तो सारी चीजें हैं यहाँ पर दी हुई। MRTS, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे, किसका स्लोप है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है ये, ठीक है। और जो हमारा जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका स्लोप क्या था हमारा, MRTS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन। और MRS ओनली, वो है आपका MRS ओनली है आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और MRTS है आपका PPC का स्लोप, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रॉपर्टीज हमारी हो गई थी, ठीक है, स्लोप ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। लॉ ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था आपको, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन भी मैंने कल बता दिया था आपको, रिलेशनशिप आपका बिटवीन कौन सा है, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये कल बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक फोन पे क्लास। उत्पादन फलन, ठीक है, आउटपुट रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, और इनपुट ऑन द अदर हैंड इज द नंबर ऑफ फलन, ठीक है, आउटपुट रेफर्स टू द इनपुट इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज मटेरियल दैट आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है, ये कल भी बता दिया था, जैसे कि रॉ मटेरियल आपका इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया जब आप उससे एक टेबल बना देते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल लाइक आपका वुड हो गया, लकड़ी होगी, और उस लकड़ी से आपने एक टेबल बनाया, वो आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे कि आपका क्या फॉर्मूला था इसका, जल्दी से बता दो मुझे, क्योंकि अभी मुझे आपके मैसेज शो नहीं हो रहे, तो एक बार मैं यहाँ देख लूँ फिर। QX, ठीक है, FLK, ठीक है, L लेबर है, K कैपिटल है, ओके मैम। ये इकोनॉमिक्स की कौन सी नंबर की क्लास है, नंबर नंबर में भी किसी को पता है कौन से नंबर की क्लास है, 5th या 6th क्लास है शायद आपकी, 5th या 6th क्लास है आपकी ये, ओके वेरी गुड। इसके साथ साथ हमने शॉर्ट रन वाला किया था, ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये मैंने कल करवा दिया था आपको, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये भी करवा दिया था, देख सकते हो आप यहाँ पे, कल की क्लास देख लेना प्लीज एक बार, ठीक है। विद मैंने आपको एग्जांपल से करवाया, शॉर्ट रन पीरियड कौन सा होता है, जहां पर आपका जो कैपिटल होता है वो तो फिक्स्ड रहेगा, बट जो आपका लेबर होता है वो वेरी करता है, वो चेंज होता है, ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट रन में, ओके। और इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको, और रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और लॉन्ग रन वाला हमारा कौन सा था, जहां पर जो आपके फिक्स्ड फैक्टर होंगे ना, वो भी कुछ हद तक, मतलब वो भी क्योंकि लॉन्ग रन है, ये भी किस में बदल जाएंगे, वेरिएबल में, मीन्स ये भी वेरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर भी वेरिएबल हो जाएगा और कैपिटल भी वेरिएबल हो जाएगा लॉन्ग रन में, ओके। फॉर एग्जाम्पल, न्यू इक्विपमेंट एज वेल एज लेबर कैन बी एडिड टू द एग्जिस्टिंग सेटअप बूस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। बट जो आपका शॉर्ट रन का है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एम्प्लॉयर इट इज इजियर टू एड न्यू लेबर देन न्यू इक्विपमेंट, मीन्स नया मशीन, नई लैंड तो नहीं परचेज करेंगे, बट हाँ लेबर को हम रख सकते हैं। लेबर इज एन इनपुट फैक्टर दैट कैन बी वेरिड विच इम्पैक्ट प्रोडक्शन, ठीक है, कल मैंने करवा दिया है आपको, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं बताया कल, बताया था रीचा जी कल, प्रोडक्शन फंक्शन ही तो था आपका, वो जो आप अभी फॉर्मूला बता रहे हो ना, QXFL के, यही प्रोडक्शन फंक्शन है आपका, यही प्रोडक्शन है आपका, इनपुट को जब हम कन्वर्ट करते हैं आपका आउटपुट में। यस, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग, वेरी गुड प्रियंका जी। इसको जो आपका शॉर्ट रन वाला है, इसको देखो, 3 नाम है इसके, शॉर्ट रन वाला कल मैंने पढ़ाया है, प्लीज देख लेना क्लास जिन्होंने नहीं देखी है। एक तो इसको बोलेंगे रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। एक इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, सॉरी प्रपोर्शन, ठीक है, फंक्शन। और एक इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग, हाँ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लेती हूँ, लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो ये क्या है आपका लॉन्ग रन, रिटर्न टू फैक्टर है, ये आपका लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन का मैंने कल बता दिया था आपको, सॉरी रिटर्न टू स्केल है, स्केल 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 मतलब आपकी मशीन होगी, लैंड हो गया, ठीक है। रिटर्न टू स्केल है, ये आपका लॉन्ग रन है, कल पढ़ा दिया है तो प्लीज इसको देख लेना एक बार, ओके। अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो हमने लॉन्ग रन पढ़ा, शॉर्ट रन पढ़ा, उसको देख लेना वहां से, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। रिटर्न टू स्केल, यस रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। अच्छा, कल आपका नेट स्लो था और क्लास भी अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, अभी तो मैं न्यूमेरिकल करवाया था मैंने कल आपको ना, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन वाला कॉन्सेप्ट विद रेशो भी, कि इसकी रेशो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेशो रहेगी आपकी लॉन्ग रन में, और आपकी जो रेशो है वो चेंज होगी, मींस इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है, क्योंकि वेरी करता है, रेशो की चेंज होगी आपकी शॉर्ट रन में, ठीक है। कल बताइए, ये सारी चीजें देख लेना। प्रिया कौन है, रीचा जी, देख लेना आप एक बार क्लास को जब अपलोड हो जाएगी तो, रिकॉर्डेड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए थे। चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं क्लास को। वी वांट जीआरएफ इन जून 2024, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दो मुझे। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। जिस प्रकार हमने टोटल आपका रेवेन्यू पढ़ा था, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था और एवरेज रेवेन्यू पढ़ा था ना, बस उसी तरह से यहाँ पे है, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे, और बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तीनों की तीन स्टेजेस हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपका टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, और आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ओके। अब देखो, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ गिवन इनपुट। अब मान लो जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, या मेरे पास जो लेबर है, ओके जी। अब उस रॉ मटेरियल, उस लेबर को यूज करके मैं टोटल कितना आउटपुट दे रही हूँ, ठीक है, कितना मेरे पास आउटपुट आ रहा है, वो हो जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। और सीमांत वाला एडिशनल यूनिट, ठीक है, और वही वाला 5 लेबर, ठीक है, और 6 लेबर, ठीक है। और यूनिट्स सपोज मेरे पास 10 यूनिट्स दे रहा है 5 लेबर, और जो मेरे पास 6 लेबर है ये मेरे पास 50 यूनिट्स दे रहा है, क्लियर है। और 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और 10 माइनस 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन आपका टोटल प्रोडक्ट और चेंज इन आपका टोटल क्वांटिटी, इस तरह से, ठीक है, 1:5 आ जाएगा आपका, ओके, क्लियर है। मार्जिनल एक एक्स्ट्रा यूनिट के ऐड होने से 5 माइनस 6 तो 1 क्या हो जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं टोटल की बात करूं, 5 लेबर 6 लेबर, अभी सिर्फ लेबर की बात करते, यूनिट्स को छोड़ो, ठीक है। 5 लेबर 6 लेबर, 6 5 आपका कितना हो जाता है 11, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के ऐड होने से, मीन्स कौन सी ऐड हुई, 5 माइनस 6 हो गया आपका एक, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, क्लियर है। और एवरेज प्रोडक्ट टू द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। अब पर यूनिट आपका जो एवरेज प्रोडक्ट होता है किससे, कि आपका जो पर यूनिट है, ठीक है, ये जो पर यूनिट आ रही है ना हमारी, इसका फैक्टर बताता है आपका, वेरिएबल फैक्टर बताता है आपका, ठीक है। एवरेज औसत उत्पाद से तात्पर्य परिवर्तनीय कारकों या इनपुट की प्रति इकाई। ये यहाँ पे पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर किसका है, कीवर्ड है एवरेज का, और एडिशनल वाला किसका हो जाएगा आपका, मार्जिनल का, और टोटल वाला किसका हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल प्रोडक्ट का। क्लियर है सबको। अब देखो, अब देखते हैं हम द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्राफ दिया है, तो अब मैं खुद आपको ग्राफ बना के बताती हूँ किस तरह से होगा ये, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे कोई भी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन,
कौन सा है ये? शॉर्ट रन वाला। ये मैंने बता दिया था आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका क्या है, कल बता दिया, ये पढ़ा दिया है कल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मेनली तीन चीजें दी हुई है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। कौन कौन सी चीजें दी है हमारे पास यहाँ पे? टीपी, एमपी और आपका एपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। और 3 स्टेजेस होती है आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। कौन कौन सी 3 स्टेजेस है? इंक्रीजिंग, इसकी पीपीटी है, ठीक है, डिमिनिशिंग और आपकी नेगेटिव, ठीक है। कितनी स्टेजेस है आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? 3 है, इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है और नेगेटिव है। क्लियर है? पीपीटी में है ये सब कुछ। और इससे पहले मैं आपको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी पढ़ा चुकी हूँ, शॉर्ट रन वाला, लॉन्ग रन वाला, प्रोडक्शन वाला, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। आज हम करेंगे टीपी, एमपी और एपी, ठीक है, रिलेशनशिप, जो कि आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, जो आपकी यूनिट ऑफ लैंड है, यूनिट ऑफ लैंड, हमने क्या बोला? हमने क्या बोला था शॉर्ट रन में कि जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, जो आपकी कैपिटल है वो क्या रहेगी? सॉरी, जो आपकी कैपिटल है, ये था मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, एल और के मेरी क्या थी? कैपिटल। शॉर्ट रन में क्या बोला था? जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, बट जो लेबर है उसको हम चेंज करेंगे। ये बात की थी कल हमने, यस या नो? याद है किसी को? यस, कांस्टेंट रहेगी हमारी कैपिटल। अब कैपिटल मेरे पास सपोज लैंड है, ठीक है, मैंने मशीन नहीं ली, लैंड है, तो लैंड मेरी फिक्स है, 1 1 1, ठीक है, 1, ओके। ये मेरे पास लैंड है जो मेरी फिक्स है बिल्कुल। और यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर चेंज होगी क्या? जल्दी से मुझे बताओ, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में लेबर चेंज होगी? यस या नो में रिप्लाई करो। और मेरी टीपी, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और एक है आपका एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। यस, लेबर चेंज होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, 6 पे जाना था ये, बड़ा गंदा सा बन गया ये ना। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी, एमपी और आपका एपी का रिलेशनशिप देख रहे हैं। 3 है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और आपका नेगेटिव है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल। अब जो मेरी लैंड है, ठीक है, लैंड मेरी फिक्स रहने वाली है, और यूनिट्स ऑफ लेबर एंड आपका टीपी, एमपी, ठीक है, 1 1। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम? ठीक है, पहले तो आपका 2 आ जाएगा, फिर 2 + 3 कितना हो जाता है? 5, 5 + 4 कितना हो जाता है आपका? 9, और 2 1 0 एंड आपका -1, ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, जैसे मैंने लैंड तो मेरी फिक्स्ड है क्योंकि कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहेगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। लैंड मेरी फिक्स्ड है और लेबर मेरी चेंज हुई, जैसे मैं लेबर को बढ़ा रही हूँ 1 2 3 करके मैंने लेबर बढ़ाई, तो मेरा टीपी क्या हुआ? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन जो है मेरी वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 2 5 आपका और 9, ठीक है,
इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और मार्जिनल अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, सॉरी 2 नहीं, ये 3, ये भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम दोनों तीनों की बात करें, टीपी और एमपी की बात करें मेनली, तो ये क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग। क्लियर है सबको, इंक्रीजिंग हो रहा है। और इसको और क्या बोला जाता है, रिटर्न फैक्टर। रिटर्न फैक्टर भी इसको बोला जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 210, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब ये मत बोलना कि मैम ये रिटर्न टू फैक्टर कहाँ से आए, क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, शॉर्ट रन भी बोलते हैं आपका। और हाँ, रिटर्न टू फैक्टर हो गया, शॉर्ट रन हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एपी नहीं निकालेंगे मैम जी, निकालेंगे प्रियंका जी, अभी टीपी और एमपी का रिलेशनशिप देख लो, इसके बाद आपको एपी वाला भी करवाती हूँ, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया ना, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, इंक्रीजिंग एमपी, ठीक है, डिमिनिशिंग एमपी, और यहाँ पे नेगेटिव एमपी, नेगेटिव एमपी, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखो, व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द, ये है एवरेज वाला, ये था ना टोटल प्रोडक्ट एंड, हाँ ये वाला। पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेगी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये मेनली 3 स्टेजेस में बंटा हुआ है। कौन कौन सी स्टेजेस है, इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है और नेगेटिव है, ठीक है। तो इन स्टेजेस में क्या क्या चीजें ले रहा है, ये टीपी, एमपी और आपका एपी, ठीक है। ये करवा रही हूँ मैं आपको अभी, क्लियर सबको। अब देखो यहाँ पे, एन इंक्रीजिंग इन टोटल प्रोडक्ट एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। सेकंड स्टेज क्या है हमारी, द इंक्रीज ऑफ टोटल प्रोडक्ट एट डिमिनिशिंग रेट। अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, अभी ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। कॉजेज द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज, अब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड क्या स्टेज हमारी, फाइनली एज द टोटल प्रोडक्ट बिगन टू डिक्रीज, जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स एंड बिकम नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को। ये था हमारा रिलेशन। अच्छा, एमपी और एपी की बात कर रहे थे ना, ये नहीं, ये देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज ये है मेरी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज मेरी ये है, सेकेंड स्टेज मेरी ये है, और थर्ड स्टेज मेरी ये है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 ही स्टेजेस की बात करता है। फर्स्ट स्टेज मेरी कौन सी है, टीपी की अगर मैं बात करूं, इंक्रीजिंग एट रेट। यहाँ पे आप देखो कि ये इंक्रीज हो रहा है टीपी और इंक्रीजिंग रेट में। इसके बाद आप जैसे ही देखते हो टीपी इंक्रीजिंग, अब यहाँ पे टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बट ये कैसा हो रहा है, ये नीचे को गिर रहा है, ये देखो डिमिनिशिंग, ठीक है। इंक्रीज तो हो रहा है सेकंड स्टेज में, बट सेकंड स्टेज में मेरा जो टीपी है वो गिर रहा है, और यहाँ पे वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है टीपी, ठीक है। ये देखो, इंक्रीज तो हो रहा है, बट ये डाउनफॉल कर रहा है ना, यहाँ से इतना नजर आ रहा है, कर्व नजर आ रहा है, ठीक है। ये मेरी सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज मेरी टीपी की क्या है, कि ये डिक्लाइन कर गया। ये मैंने ग्राफ से आपको समझाया अभी। ये है मेरा टीपी, ठीक है। यहाँ पे मेरा टीपी, ये मेरा टीपी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे क्या किया, इसने गिरना शुरू हो गया। पहली स्टेज मेरी ये है, टीपी मेरा इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, ये वाली स्टेज, ये वाली स्टेज, ठीक है। सेकंड क्या हुआ कि टीपी मेरा इंक्रीज तो हो रहा है, बट यहाँ पे गिरना शुरू हो गया ना, ये इंक्रीज तो हुआ बट कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पे ये पहुंच गया मैक्सिमम पे। ये मेरी कौन सी है, सेकंड स्टेज, स्टेज सेकंड। थर्ड क्या हुआ कि अब मेरा टीपी जो है वो डिक्लाइन कर गया, ये मेरी थर्ड स्टेज। इतना क्लियर है सबको, किसी का कोई भी डाउट है यहाँ पे, इतना क्लियर है, दिख रहा है अभी पुक्कू जी आपको। अब देखो,
When TP increasing at diminishing rate, MP decline. When TP reach its maximum, ये देखो जब ये मैक्सिमम पे होगा तो जो मेरा MP है वो कहाँ हो जाएगा, वो 0 पे हो जाएगा, ठीक है। When TP began to decline, अब मेरा जो MP है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी सिर्फ मैंने बात करी है आपके पास TP और MP की। अब AP और MP, अब बात हम करते हैं AP और MP की। ये देखो यहाँ पे AP और MP, यहाँ पे था मेरा TP, ये ऐसे 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 करके हुआ, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, ये है हमारी सेकंड स्टेज, और ये है हमारी थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, और थर्ड टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू की तरह लग रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज, ठीक है। अब देखो टीपी मेरा इंक्रीज हुआ, कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, फर्स्ट स्टेज में। एमपी भी मेरा इंक्रीज हुआ, ठीक है। एमपी भी मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में मेरा टीपी इंक्रीज तो हुआ, बट कौन से रेट से, डिमिनिशिंग, ये गिर रहा है और मैक्सिमम तक पहुंच गया। एमपी मेरा क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया मेरा एमपी, डिमिनिशिंग हो रहा है यहाँ पे देखो, सेकेंड स्टेज में मेरा डिमिनिशिंग हो रहा है एमपी, ओके। और जब टीपी मेरा मैक्सिमम होगा तो एमपी मेरा 0 हो जाएगा, और जब मेरा टीपी इंक्रीज हो रहा है सेकंड स्टेज में डिमिनिशिंग रेट से, तो जो मेरा एमपी है वो डिमिनिशिंग हो जाएगा। थर्ड स्टेज जब हम देखते हैं टीपी डिक्लाइन करता है, एमपी मेरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इतना सबको क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर है सबको। अब देखो, अब हम बात करते हैं एपी और एमपी की। एपी एंड एमपी ग्राफिकल एग्जाम्पल पॉइंट टू नोट, प्लीज याद रखना, एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। जब मेरा एपी इंक्रीज होता है ना, ठीक है, तो जो मेरा एमपी होता है वो ग्रेटर देन एपी होता है, ठीक है। जब आपका जो ये एपी है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट, ये जब इंक्रीज हो रहा है, ये इस साइड को है एमपी, तो एमपी जो है मेरा वो किससे ज्यादा है, एपी से ज्यादा। पर जब मेरा एपी जो है वो डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, फिर जो मेरा एमपी होता है ना वो लेस देन होता है, क्योंकि एमपी तो अब नेगेटिव होने वाला है। जब एपी मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है, तो मेरा एमपी लेस देन एपी होगा, ठीक है। ये इंक्रीज के केस में, डिक्रीज के केस में। एपी इक्वल टू, सॉरी, एमपी इक्वल टू एपी व्हेन एपी एट इट्स मैक्सिमम, यहां तक पहुंच जाएगा एपी, ठीक है। बट एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मींस एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और में एमपी में भी नेगेटिव और 0, बट एपी कंटिन्यू टू पॉजिटिव, एपी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। थर्ड स्टेज में जीरो नहीं होगा। क्या बोल रहे हो प्रियंका जी आप, एमपी मैम जी, एमपी थर्ड स्टेज में 0 होगा या नेगेटिव। जो आपका एमपी है ये थर्ड स्टेज में नेगेटिव होगा, सेकंड स्टेज है जहां पर 0 होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपका एमपी जो है वो डिमिनिशिंग भी होगा, और और वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 0 के केस में ये पूछा जाएगा कि एमपी 0 कब होता है, टीपी जब इंक्रीज होता है, टीपी जब डिमिनिशिंग होता है, या फिर टीपी जब आपका मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपका एमपी 0 होता है, नहीं तो अदरवाइज अगर ये ओनली स्टेजेस की बात करेगा ना, देखो एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा। अगर तो ये बात करेगा ओनली फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, स्टेज आपकी कहाँ चलेगी ना, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, यस। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर रहे हैं। अभी देखो, एन इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट एट एन इंक्रीजिंग रेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये मेरी 3 स्टेजेस हैं, जो मैंने टीपी और एमपी वाली बताई ना आपको, 3 स्टेजेस है ये, ओके। जैसे कि हिंदी वाले अभी रहने दो, यहाँ पे देख लो आप, ये है टीपी, ओके, और ये है मेरा एमपी, और ये है मेरा आपका एपी, ठीक है। ये है पहली स्टेज, ये है सेकंड स्टेज,
और ये है थर्ड स्टेज। ठीक है, इस तरह से। अब फर्स्ट स्टेज ये पूछेगा स्टेजेस, कितनी स्टेजेस है, मेनली ओनली 3 स्टेज है, ओनली 3 स्टेजेस है। अगर एग्जाम में स्टेजेस की बात करेगा टीपी, एमपी और एपी की, ओनली 3 स्टेजेस है। लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन में पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेज क्या बोलती है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेज 1 में क्या होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज करेंगे, वहां पे तीनों स्टेज दे दी जाएगी, आपको उसमें से चूज करनी होगी कि आपकी फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा, सेकंड स्टेज में क्या आएगा, थर्ड स्टेज में क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होगी, ग्राफ के थ्रू मैंने समझा दिया। जब आपका टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा, ये देखो। ठीक है, ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेज क्या है, द इंक्रीज ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अब ये टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, बट कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि ये यहाँ पे गिर रहा है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो मेरा उस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा। ये सेकेंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। बस स्टेजेस याद रखना। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट बिगन टू डिक्रीज। ये टोटल प्रोडक्ट जब मेरा डिक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल एंड बिकम नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर सबको इतना। अब बात करते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की। आप बात कर रहे थे कि मैम एपी और एमपी का रिलेशनशिप, वैसे मैंने कंबाइंड करवा दिया, बट फिर भी एक बार और रिवीजन। व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन होगा मार्जिनल प्रोडक्ट से। ठीक है, ये है मेरा एमपी और ये है मेरा एपी। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज, इट मीन्स कि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो ये याद रखना, एपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है एपी से। बट अगर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कम है एपी से, तो मेरा एपी क्या है, वो डिक्रीज है। एज द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट, द एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हुआ, AP increases so long as MP is greater than AP. AP decreases so long as MP is less than AP. और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, when the average product is greater than marginal product, okay, average product increases, ठीक है ठीक है ठीक है, okay, as both marginal and average product fall, the marginal product fall at the greater rate and eventually become negative. अब जो आपका marginal product है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब marginal जब आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉल करता है या फिर आपका टीपी फॉल करता है, तो जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो कैसा होता है। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव सिर्फ अगर आपका होगा तो होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी भी आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना तो आपका टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ना आपका एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, दोनों डिक्लाइन करेंगे। टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन करेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन करेगा, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव अगर होगा आपका तो वो होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी सबको क्लियर है तीनों स्टेजेस? हाँ जी, कोई डाउट किसी का? अब देखो, एपी जब मेरा इंक्रीज करेगा तो एमपी मेरा ग्रेटर देन एपी होगा, एपी जब मेरा डिक्रीज करेगा तो एमपी मेरा लेस देन एपी होगा। एपी इज एट मैक्सिमम व्हेन एपी एंड एमपी इक्वल। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एमपी में भी जीरो नेगेटिव बट कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। ठीक है, एमपी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो आपका एपी है और जो आपका टीपी है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। याद रखना, टीपी और एपी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका क्वेश्चन था मैक्सिमम वाला, अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड रखता है। जैसे कि यहाँ पे है टीपी इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीज, टीपी इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्लाइन मीन्स डिमिनिशिंग। when TP reaches its maximum, MP become zero. when TP began to decline, MP become negative. अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड रखता है कि उसने मैक्सिमम वाला क्वेश्चन पूछना है कि नहीं। वैसे 3 ही स्टेजेस दी गई है। ठीक है, अभी बताओ मुझे, टीपी, एमपी और एपी में कोई डाउट है किसी का? टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन ये बता दिया था लॉन्ग रन, और टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने करवा दिया आपको, टीपी, एमपी और एपी। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये करवा दिया है आपको। अजम्पशंस ऑफ लॉ वेरिएबल, अब अजम्पशंस भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। कांस्टेंट स्टेट ऑफ, जो टेक्नोलॉजी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है,
The law of variable proportion holds goods under certain circumstances. It assumes that the state of technology will be constant and with advancement in the technology the production will upgrade. जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं, जो लैंड है, ये क्या है, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. Variable factor proportion. Another assumption of the law of variable proportion is that factor of production are variable. The law is not valid if factor of production are fixed. अब यहाँ पे क्या है, वही बात आ गई कि जो आपका L और K था, ठीक है, कैपिटल तो हमारी कांस्टेंट थी, बट जो लेबर थी हमारी वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल है. मीन्स ये चेंज होगी. वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना. नेक्स्ट क्या है, होमोजेनियस फैक्टर यूनिट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया कि जो आपकी अजम्पशंस ऑफ लॉ वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन है, ठीक है, अजम्पशन जो है, वहां पे जो आपके फैक्टर होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं कि हेट्रोजीनियस होते हैं. होमोजेनियस का मतलब होता है सेम. क्या मतलब होता है, सेम. अब देखो, दिस एज्यूम दैट ऑल द यूनिट्स मैन्युफैक्चर आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, वॉल्यूम एंड प्राइस. इन अदर वर्ड्स द यूनिट ऑफ गुड्स एंड होमोजेनियस इन नेचर. अब देखो, होमोजेनियस क्यों हो जाएगी, मान लो लेबर है, ठीक है, मैंने लेबर लगाई. अगर मेरी एक लेबर की जो वेजेस है वो 100 रुपीज है, तो क्या मेरे दूसरे लेबर की वेजेस इंक्रीज होगी? नो, मैं सबको सेम दूंगी ना. जैसे हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक एम्प्लॉय को कम दोगे, एक को ज्यादा दोगे. या फिर अगर आपने अपने खेत में काम लगाया, मान लो अपने दिहाड़ी पे अपने खेतों में काम लगाया, तो 500 रुपए दिहाड़ी दोगे ना सबको. ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज्यादा दोगे, किसी को कम दोगे. तो होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स है कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर प्रपोर्शन है वो किस तरह के हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, सेम. सबको समझ आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार फिर देख लो, टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, कांस्टेंट है. वेरिएबल फैक्टर तो आपका चलो चेंज होगा, ठीक है, नाम से ही क्लियर है. वेरिएबल मतलब जो आपकी लेबर है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे. और जो होमोजेनियस फैक्टर यूनिट मैंने बता दिया आपको एग्जांपल. ओके. शॉर्ट रन. दिस अज्यूम दैट दिस लॉ इज अप्रोप्रिएट. अब ये जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कहाँ पे यूज होगा आपका, मेनली शॉर्ट रन में. ठीक है, शॉर्ट रन में. लॉन्ग रन में कौन सा होगा, रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला हो जाएगा आपका शॉर्ट रन में, और रिटर्न टू फैक्टर वाला हो जाएगा आपका शॉर्ट रन में. ठीक है. दिस अज्यूम दैट दिस लॉ इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज सिस्टम दैट आर ऑपरेटिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू अल्टर ऑल फैक्टर. क्योंकि हम सभी फैक्टर को नहीं चेंज कर सकते शॉर्ट रन में. ठीक है. लैंड हमारी चेंज हो सकती है, मीन्स लेबर चेंज हो सकती है, पर कैपिटल हमारा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट रन का क्या रूल है कि कैपिटल आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, क्लियर है सबको? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग. मतलब अगर मैं लेबर को चेंज कर रही हूँ, मैंने एक लेबर रखी, दो लेबर रखी, तीन लेबर रखी, चार लेबर रखी. अब सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो उनको मैं वेजेस दूंगी वो तो सेम दूंगी ना. ऐसा तो नहीं कि एक को ज्यादा एक को कम. ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबका क्लियर है, यस या नो? देखो, इट स्टेट दैट लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन फैक्टर प्रोडक्शन, बता दिया यार, बार बार एक ही चीज बोलते रहना, मार्जिनल प्रोडक्ट फैक्टर. ठीक है, हो गया बस ये. क्लियर है सबको? पढ़ लेना बाकी है. अजम्पशंस क्लियर होगी. अब स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बता दिया मैंने. इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, जहां पे मैंने आपको इंक्रीजिंग एमपी बताया था और रिटर्न टू फैक्टर बताया था. ठीक है, मैंने इसी वजह से बताया था ताकि आप समझ आओ. फर्स्ट स्टेज पूछी जाएगी एग्जाम में, ये वाली आपकी. छोटा छोटा बना देती हूँ ना. ठीक है, ये था हमारा टीपी, और ये है हमारा मार्जिनल, और ये है हमारा एपी. ठीक है, ये मेरा एमपी. ओके. तो ये थी मेरी फर्स्ट स्टेज. सबको बता दी ना, इंक्रीज हो रहा है टीपी इंक्रीजिंग रेट से, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है आपका. ठीक है, और एपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट स्टेज. एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर फर्दर, इट मीन्स TP increasing at a vast rate, MP of each variable factor rises, better utilization of fixed factor and increasing in the effectiveness. ठीक है, वही बात बोल रहे जो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, पहला चरण किसी कारक पर रिटर्न बढ़ाना. ठीक है, वही बातें बोल रहा है सारी की सारी. सेकेंड स्टेज है हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये भी मैंने बता दिया, डिमिनिशिंग रिटर्न वाला. ठीक है,
ये हमारी सेकंड स्टेज है कि इंक्रीज तो हो रहा है टीपी, बट कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। और इस केस में मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये देखो ये थी हमारी सेकंड स्टेज, डिमिनिशिंग हो रहा है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑल्सो मेरा एपी भी डिमिनिशिंग हो रहा है सेकंड स्टेज में, ठीक है। इंक्रीजिंग ईच एडिशनल वेरिएबल इनटू पुट टू प्रोग्रेसिवली स्मॉल इंक्रीमेंट इन आउटपुट दस इंप्लाइज दैट टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट टू इंक्रीजिंग एट अ स्लोअर प्लेस, ठीक है, मींस डिमिनिशिंग रेट से। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट डिक्लाइन एट द इनपुट क्वांटिटी ग्रोस, ठीक है, सेकंड स्टेज, इसको देख लेना बाकी। थर्ड स्टेज ऑल्सो नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, टीपी मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एपी भी मेरा नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कौन होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, एमपी नेगेटिव होगा, ग्राफ के थ्रू बता दिया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सबको, बस अब बार बार नहीं पढ़ूंगी ये चीजें, देख लेना इसको, ये मैंने बता दिया इसीलिए। ये देखो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड आपकी थर्ड स्टेज, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, यूनिट्स ऑफ लेबर और टीपी और एमपी, ठीक है। अब रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में क्या डिफरेंस है, जल्दी से देख लो प्लीज एक बार, उसके बाद हमने टाइप ऑफ कॉस्ट करना है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है ये वाला टॉपिक। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, और क्या बोला जाता है इसको, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर को शॉर्ट रन, ठीक है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल, ठीक है। रिटर्न टू स्केल कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोला जाता है, और एक नाम था इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ठीक है। क्या नाम था इसका, और डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या था वो, हाँ वही डिमिनिशिंग मार्जिनल वाला, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल भी बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, तीन नाम है तो याद रखना। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल आर इंडिकेटेड बिलो। अब क्या है रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, देखो ऑपरेशन इन द शॉर्ट रन और इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऑपरेशन इन द लॉन्ग रन, ठीक है। रिटर्न टू स्केल क्या है, लॉन्ग रन, और रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर क्या है, शॉर्ट रन। पहली बात क्लियर है, इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओनली द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल वेरिड, ठीक है, क्वांटिटी जो हमारी क्वांटिटी है, लेबर है, ठीक है, यही चेंज होगी। ऑल फैक्टर इनपुट, अब यहाँ पे ऑल फैक्टर जो फिक्स्ड भी है ना वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में मैं मशीन को चेंज कर सकती हूँ, मैं इक्विपमेंट खरीद सकती हूँ, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। थर्ड क्या है, देयर इज चेंज इन द फैक्टर प्रोडक्शन, सपोज 1 acre and 1 labor is employed, 1 acre land and 1 labor is employed, then the land labor ratio is 1:1. Now if we add one more unit of labor on the 1 acre land, the land labor ratio would become 1:2. मीन्स इन्होंने बोला है कि जो लैंड है, ठीक है, वही बात है, लैंड जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो मेरा कैपिटल है वो चेंज नहीं होगा, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ शॉर्ट रन के केस में, बट मेरी लेबर जो है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। और अगर बात करें रिटर्न टू स्केल की या फिर लॉन्ग रन की, देयर इज नो चेंज इन फैक्टर रेशियो। फॉर इंस्टेंस इफ अ फर्म इज एम्प्लॉइंग 1 unit of labor and 2 unit of capital, then the labor capital ratio 1:2. Now if the firm increasing its scale of operation and employ 2 units of labor and 4 units of capital, the labor capital ratio will remain the same 1:2, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि हमने कल बात करी थी शॉर्ट रन में, ठीक है, 5 लेबर और 6 लेबर, कैपिटल मेरी 4K थी, ठीक है, 4K थी, और 5:4, ठीक है, पहली इक्वेशन बनती थी, शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, 6:4, अगर हम इसको कट करते हैं तो ये 3:2 आ जाएगा, मीन्स अब देख लो यहाँ पे चेंज होगी, चेंज हुआ ना, ठीक है। बट अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ, लॉन्ग रन में हमने बात की थी 5 लेबर और आपकी 6 आपकी लेबर, ठीक है, और ये 4K था यहाँ पे, और ये शायद 8K था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 5:4 एंड ऐसा करके था वो, ठीक है, मीन्स 5 करके ही आया था दोनों, ठीक है, दोनों में सेम रेशो थी यहाँ पे, ये कल किया था हमने शायद, हाँ 10 था ये, ठीक है, 10 था, इस तरह से था ये, 10 यहाँ पे था, 5 10, ठीक है, ये लॉन्ग रन के केस में थी हमारी इक्वेशन। Next, no change in the scale of production because here all the factored input are not changed. There is change in the scale of production because here all the factored input are varied in the same production. ठीक है, तो ये भी important है, इसको देख लेना एक बार। Law of return to scale किसने दिया था आपका,
जिसने भी दिया हो ये इतना खास नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न टू स्केल क्या है। पर्टेन टू अल्टरेशन इन आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर अंडरगो सिमुलटेनियसली प्रोपोर्शनल चेंजेस। ऑल फैक्टर कौन सा? लैंड एंड कैपिटल। ऑल फैक्टर को क्या किया जाएगा? चेंज। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, लैंड भी वेरिएबल हो जाएगी और कैपिटल भी वेरिएबल हो जाएगी। लैंड को भी चेंज करेंगे और सॉरी लेबर को भी चेंज करेंगे, ठीक है, और कैपिटल को भी चेंज करेंगे। हिंदी में भी है पीपीटी ऋचा पनवर जी, पैमाने पर वापसी का नियम। क्लियर है अभी सभी को? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। अब देखो 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में भी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऑल्सो नॉन एज डिमिनिशिंग कॉस्ट अगर व्हेन बूस्टिंग ऑल प्रोडक्शन फैक्टर रिजल्ट इन ग्रेटर देन प्रोपोर्शन आपका इनपुट। ठीक है, ये उतना खास नहीं है बाकी। और यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ओके। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और आपका थर्ड आ जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है मैंने बता दिया आपको। 5 लेबर 10 लेबर, ठीक है, और 4K आपका और 8K, इस तरह से था आपका 5:4 और आपका 5:4। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अभी किसी का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से? बस ये वाला हो गया आपका आज का। टीपी, एमपी और एपी कर लेना, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा। टीपी, एपी, एमपी डेफिनेटली। लॉ ऑफ रिटर्न का मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, और स्टेजेस पूछी जा सकती हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आपसे स्टेजेस भी पूछी जाएगी और अजम्पशंस भी पूछी जाएगी। क्लियर है सबको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्या क्या अजम्पशंस थी बता दो मुझे, 2-3 ही तो अजम्पशन थी, खास नहीं थी। जल्दी से बताओ। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉस्ट, ये वाला टॉपिक। जल्दी से बताओ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये देख लो एक बार। मीनिंग हमारा हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, डिमांड हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया। ठीक है, रिटर्न टू स्केल आपका लॉन्ग रन वाला है और वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट रन वाला है। ठीक है, इसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन भी कर लिया। अब आज हम करेंगे स्टार्ट थ्योरी ऑफ कॉस्ट। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, कॉस्ट कर्व भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आज तो नहीं हो पाएगा हमारा ये, अब मंडे से हमारा स्टार्ट करेंगे हम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस, ये वाला। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कर्व भी बताऊंगी आपको, इनके भी परफेक्ट कंपटीशन के हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये भी करेंगे हम। प्राइस स्कीमिंग मीन्स ट्यूसडे तक, जहां तक मुझे लग रहा है ट्यूसडे तक हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे तक तो। ओके ओके ओके, फैक्टर क्या लिखा आपने? वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, होमोजेनियस गुड्स हो जाएंगे, नहीं होमोजेनियस फैक्टर हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। और आपका शॉर्ट टर्म है, वेरी गुड, टेक्नोलॉजी कैपिटल कांस्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ, अब एग्जाम में भी प्लीज याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार आपका होमोजेनियस को हेट्रोजेनियस फैक्टर लिख देते हैं, तो ध्यान रखना उस टाइम पे। ठीक है, होमोजेनियस ही होगा। क्या निमोनिक बनाया था हमने कि मान लो आपने लेबर लगाए, लेबर की दिहाड़ी कितनी होती है? सभी लेबर की दिहाड़ी सपोज 500 है। ठीक है, तो आप वही दोगे ना सबको, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 10 लेबर आ जाती है, अब 10 लेबर की अलग अलग दिहाड़ी रखोगे, तब तो टिकेंगे नहीं आपके पास, बोलेंगे यार इसको ज्यादा दे रहे मुझे कम दे रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, होमोजेनियस फैक्टर आएगा, गुड्स नहीं आएगा। ओके जी, करिए अब स्टार्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ आपकी कॉस्ट। यस या नो? टीपी, एमपी और आपका एपी क्लियर है? कोई डाउट किसी का? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, तीनों स्टेजेस क्लियर है? टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप भी देखा, एमपी और एपी का रिलेशनशिप भी देखा, और तीनों का रिलेशनशिप भी हमने एक साथ देखा विद ग्राफ। 3 स्टेजेस थी मेनली, एक था आपका इंक्रीजिंग स्टेज, एक थी आपकी डिमिनिशिंग और एक थी आपकी नेगेटिव, जहां पे कि आपका टीपी और एपी नेगेटिव नहीं होगा बट आपका एमपी नेगेटिव होगा। इफ अगर आपका टीपी मैक्सिमम है तो एमपी आपका 0 होगा। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपको जो पीपीटी में नहीं दिया था। गुड्स परफेक्ट कंपटीशन में, हाँ ठीक है। ओके, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, मीनिंग एंड टाइप। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट क्या है आपकी। ठीक है, कॉस्ट वैसे बता दो मुझे, मैंने करवाया तो था आपको, कॉस्ट क्या होता है?
हाँ जी, कॉस्ट बताया तो था। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसकी सारी कॉस्ट है। जब हमने रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था ना कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग एग्जाम्पल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्शन लगी है, जो सर्विसेज लगी है, जितनी भी कॉस्ट आई है, मे टू अचीव द गोल, ठीक है। प्रोडक्ट वैल्यू इज पैरामाउंट इन बिजनेस डिसीजन, प्रोडक्शन कॉस्ट मेक अप द बॉटम लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। इसी लागत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए सभी बलिदानों, जैसे उत्पादन और सेवा की लागत के रूप में परिभाषित किया गया है, बस। अब ये है आपका जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, देयर आर एज फॉलो। अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका इकोनॉमिक्स है ना, ये जो टोटल कॉस्ट जब ये कैलकुलेट करता है तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी लेता है, प्लीज याद रखना, प्लस आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी लेता है। बट जब हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें ना, अकाउंटिंग में जब वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है ना, तो ये सिर्फ ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेता है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं लेता। ये बताऊंगी अभी क्यों ऐसा होता है। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो जो टोटल कॉस्ट है आपकी, वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को कंसिडर करेगा, बट अकाउंटिंग में ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करेगा। हाँ जी पूनम गिल जी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आता है, जितने भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं, वो हो जाता है आपका कॉस्ट। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ध्यान देना प्लीज, अभी पीपीटी की तरफ ना देखते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज मान लो आपने अपनी बिजनेस, अब देखो एक और चीज याद रखना, जो हम ये टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना इसको, क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन सा पढ़ते हैं, डिमांड, ठीक है। अभी जो हमने प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, ठीक है, टीपी एमपी पढ़ा, ये सारा का सारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम, प्रोड्यूसर के। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, सपोज आप वो प्रोड्यूसर, आपने कोई कंपनी, कोई बिजनेस है आपके पास, ठीक है, कोई फैक्ट्री है आपके पास। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट हो जाएगी जब आप बाहर से कोई चीज, क्या हो, मार्केट से, मार्केट से जब हम कोई चीज को परचेज करते हैं तो वो हो जाती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, मार्केट से। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो हो जाएगी कि जब आप मार्केट से बाहर से कुछ परचेज नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ ओन्ड, ठीक है, मीन्स आप अपने अपने एफर्ट्स, अपने, मान लो आप अपनी लैंड लगा रहे हो फैक्ट्री में, ठीक है, मान लो आप अपने फैमिली मेंबर को लगा रहे हो फैक्ट्री में, अब मान लो आपको फैक्ट्री में जरूरत है मैनेजर की, तो आप सोच रहे हो यार मैनेजर क्यों ही रखना, मैं खुद ही मैनेजर बन जाता हूँ। तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, मीन सेल्फ ऑन्ड कॉस्ट। कौन सी, सेल्फ ऑन्ड। अब बाहर से किसी को नहीं रख रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, अपनी लैंड का यूज कर रहे हो, मीन्स आप मार्केट से कुछ भी परचेज नहीं कर रहे। अभी चले हम पीपीटी पे, समझ आ गया इतना, स्लाइड से पढ़ाऊं अब, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, यस या नो, थम्स अप कुछ तो दो। अब देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रेंट एक्सपेंसेस, फ्यूल कॉस्ट एंड ऑल द पेमेंट मेड टू द सप्लायर फ्रॉम द अकाउंटिंग कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेखांकन या लागत या स्पष्ट लागत, उत्पादन की लागत में कर्मचारी वेतन, कच्चे माल की लागत, किराया, व्यय, ईंधन लागत और लेखांकन लागत से आपूर्तिकर्ताओं को किए गए सभी भुगतान शामिल है, इसे स्पष्ट लागत भी कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि अगर आप सैलरीज पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, फ्यूल कॉस्ट है, तो ये सारा का सारा क्या है, अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे हो सबकी, तो ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट कॉस्ट की, इकोनॉमिक्स कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर टू द अमाउंट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड बट एक्चुअली नॉट पेड टू एन एंटरप्रेन्योर। दिस इंक्लूड मॉनेटरी रिवार्ड्स फॉर ऑल एस्टेट ओन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम द इकोनॉमिक कॉस्ट। अंतर्निहित लागत से तात्पर्य उस राशि से जो अर्जित की जा सकती है लेकिन वास्तव में किसी उद्यमी की भुगतान नहीं किया गया था, इसमें आर्थिक लागत के रूप में। अब देखो, जो आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं ना, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हो जाएंगे। अगर रिवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हो जाएगा, सॉरी इम्प्लिसिट।
मॉनेटरी रिवार्ड फॉर ऑल एस्टेट ओन्ड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द इकोनॉमिक कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, कौन से का मीनिंग छुपा है हिंदी में? लास्ट स्लाइड वाला, ये वाला। उत्पादन की इस लागत में कर्मचारी वेतन, कच्चे माल की लागत, किराया, व्यय, ईंधन लागत और लेखांकन लागत से आपूर्तिकर्ताओं को किए गए सभी भुगतान शामिल है। इसे स्पष्ट लागत भी कहा जाता है। अब बाकी कल कर लेते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो मैंने करवाया ही था, वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने करवाया था। देखो, फिक्स्ड और वेरिएबल बता देती हूँ। फिक्स्ड क्या होता है? ये होता है ना आपका फिक्स्ड। अब मान लो आपको किसी बिल्डिंग का रेंट देना है, तो वो तो फिक्स्ड है। क्या है? वो तो फिक्स है, रेंट तो देना ही पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्शन हो या ना हो, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। सच कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। अब आपके पास आउटपुट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, रेंट तो देना पड़ेगा। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था। एंड आर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, और ये एक्सपेंडिचर है, कंपनी के लिए खर्चा है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं। ठीक है। For example, tax, rent, and interest at all fixed cost, they are do not vary within a constant capacity. No company cannot avoid these cost. अब इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट होती है आपकी, लाइक आपको मैंने क्या एग्जांपल दिया था, रॉ मटेरियल। अब आप रॉ मटेरियल कम भी मंगवा सकते हो, ज्यादा भी मंगवा सकते हो। ठीक है। दोज कॉस्ट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, अगर आपको आउटपुट ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल ज्यादा मंगवाओ, आउटपुट कम करना है तो कम मंगवाओ। ठीक है। बट बिल्डिंग के रेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड are known as variable cost. For example, raw material cost and the salaries of the employee all fall under variable cost. These directly depend on the fixed amount of resources. Clear है सबको? Yes या no? Yes, no change. Variable cost हो जाएगा आपका जब चेंज होगा। ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा आपका जब आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, बस। अब कल करते हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके आपके। ये सारे टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कल करते हैं। ओके, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल करेंगे अब कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ जो इसके कर्व बनते हैं ना, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपका, और ये भी पूछा जाता है कि जो आपका टोटल कॉस्ट है वो किस तरह से आया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आया। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। टीपी एमपी सबको क्लियर है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फैक्टर आपका, और रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी का? मैम जी पीपीटी डेली दे दिया जी। अच्छा, हाँ, आज पीपीटी, आज आपको नोट्स भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अभी तक की क्लासेस के आज नोट्स अपलोड कर दूंगी मैं। ओके, कोई डाउट किसी का इन टॉपिक से रिलेटेड? क्योंकि अभी है हमारे पास 2 मिनट। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल क्लियर है सबको? इंडिफरेंस कर्व जो भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस, सबको क्लियर है? ओके, बाय बाय। फिर मुझे नहीं लगता किसी का कोई भी डाउट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फॉर्म भी आ जाएंगे राहुल जी, जब आ जाएंगे लग जाएगा पता। रिकॉर्ड क्लास, हाँ रिकॉर्ड क्लासेस देखनी पड़ेगी रीचा पनवर, अगर आपने कल नहीं क्लास लगाई है। नोट्स कैसे बनाए? जैसे मैंने आपको ग्राफ दिए ना बना के, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक ग्राफ बना लो। ठीक है, जैसे टीपी वाला बना लो, एमपी एपी वाला बना लो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वहां पे लिख दो बस। ऐसे नोट्स बना दो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, और वो लिख दो क्या क्या है। जिस तरह से मैंने आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ ना, मैं आजकल आपको ग्राफ के थ्रू पढ़ा रही हूँ, बस वैसे करके बना दो, नोट्स बन गए आपके। फिर थ्योरीज लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ग्राफ से ही क्लियर कर लोगे सारा। समझ आया प्रियंका जी? जैसे लाइक मैंने खाली स्लाइडें ली थी ना, और मैंने वहां पर आपको ये देखो, बस ये एक ग्राफ बना लो इस तरह से। ये ग्राफ बना दिया, यहाँ पे सारा लिख दिया, बस आपके एक ही कागज में सारा हो गया। एमपी भी हो गया, एपी भी हो गया, टीपी भी हो गया, सारे रिलेशनशिप, और यहाँ पे साइड में से जैसे ये लिखा ना बिंदु बिंदु करके, बस।
ओके? ओके जी, बाय-बाय।